दोस्तों नमस्कार। आज हम सी टेट के लिए एसएसटी का वीडियो लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों एक बात बता दें कि हम लोग जब बीएड करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है शिक्षक बनना, लेकिन उससे पहले सी टेट पास करना पड़ता है। बहुत से छात्र सी टेट में ही फेल हो जाते हैं, तो हमारी कोशिश है कि उन छात्रों को मदद किया जाए ताकि वह सी टेट पास कर सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो एसएसटी का वीडियो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? तो दोस्तों आप देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, संसदीय एवं संघीय। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत द्वारा संसदीय एवं संघीय सरकार की व्यवस्था को चुना गया है। संविधान सभा में काफ़ी सोच विचार और बहस के बाद शासन की संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को चुना गया है। केंद्र व राज्य दोनों ही स्तर पर शासन की इस पद्धति को अपनाया गया है। इस प्रणाली का चयन किया गया है क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में कारगर थी। इसके चयन का एक कारण स्थायित्व की जगह जवाबदेही को महत्व देना था। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है, विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। ये सही है। अगला है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को विशेष विद्यालयों में अलग करना होगा। दोस्तों यह गलत है। विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं उसको हम लोगों की ज़रूरत होती है मुख्य धारा में लाना। तो यह व्यवस्था की गई है कि उनको साथे समान अवस्था वाले छात्रों के साथ पढ़ाया जाए। तो बी गलत हो गया, ये सही। इसका आंसर हो जाएगा केवल ए सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दिए गए कथनों में कथन ए सही है परंतु कथन बी गलत है। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को मुख्य धारा में लाने के लिए सभी समान स्तर के बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। इस एक्ट के अंतर्गत विकलांग बच्चे को 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि यहाँ से आगे भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? देखिए, समुद्रगुप्त का सिक्का मिला है, उसको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। याद रखिएगा, बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त कला प्रेमी था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था और बहुत सारे युद्ध में विजेता भी बना है, जीता भी है। और जान लीजिए, गुप्त वंश भारत का ऐसा वंश है जिसको हम लोग जिसके काल को स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त वंश में महान शासक का पुत्र महान हुआ है ऐसा बहुत दूर दुनिया में बहुत कम है। देखेंगे कि पिताजी बहुत विजेता किस्म के शासक है और उसका पुत्र है कोई काम का नहीं होता, लेकिन गुप्त वंश में ऐसा था कि महान शासक का पुत्र भी महान हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक एवं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए
दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की है। इलाहाबाद प्रशस्ति को हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। अब जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज पड़ गया, पहले भी प्रयाग था। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है? उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देशांतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। यह सही है, क्योंकि देशांतर रेखाओं को हम लोग अपने सुविधा के लिए खींचे हैं। पृथ्वी पर भगवान ने ऐसी कोई रेखा खींची नहीं, हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए खींच रखे हैं। भी प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध गलत है, क्योंकि पूरब पश्चिम में विभाजित करता है और समान हिस्सों 2 बराबर हिस्सों में भी विभाजित नहीं होता है। अगला देखते हैं। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर गोलों पर एक दूसरे के विपरीत है। यह गलत है। नेक्स्ट, देशांतरीय याम्योत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है जाती है और ध्रुव पर शून्य हो जाती है। तो दोस्तों, यह जो पृथ्वी है उस पर देशांतर रेखा इस तरह से खींची गई जाती है। तो देखिए, आप देखेंगे ध्रुव पर 2 देशांतर की रेखा के बीच की दूरी शून्य हो जाती है ना, सट जाता है, कोई दूरी नहीं रहता है, जबकि बीच में ज़्यादा है। यही बात कहना चाह रहा है। देशांतरीय याम्योत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ, मतलब ध्रुव की तरफ बढ़ने पर, इधर से इधर जाएंगे, बढ़ने पर घट जाती है, तो घटता चला जा रहा है, और ध्रुवों पर शून्य हो जाता है, यहाँ पर सट के शून्य हो जाता है। जबकि यहाँ पे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास सबसे ज़्यादा होगा। तो यह सही है। तो मतलब ए और डी सही है, बी और सी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ए और डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? दोस्तों, आगे से बढ़ने से पहले आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट पहुंच सके। सवाल देखते हैं, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान। हड़प्पा पाकिस्तान में है। आप जानते हैं सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता था। प्रभास पाटन भारत में, कहाँ है? भारत में है। आलमगीरपुर, आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और ये मेरठ में पड़ता है। तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, तो ये पाकिस्तान में नहीं हो जाएगा। चन्हूदरो ये पाकिस्तान में है। कुटदीजी ये पाकिस्तान में है। तो विकल्प देखते हैं क्या दिया हुआ है। सी डी भारत में है, तो इसमें ऑप्शन में सी है। इसका मतलब आपको पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में कौन सा स्थल है, तो सी जो है कहाँ है? भारत में। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आई डी भी भारत में है। प्रभास पाटन आलमगीरपुर भारत में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो सी यहाँ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आपके पास बचता है ए, बी, ई, एफ। ये उत्तर सही है 3 नंबर का। आपने देखा होगा कि अभी हमने जिस तरह से उत्तर निकाला है उसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मतलब जो आप ऑप्शन जानते हैं उसके हिसाब से पहले विकल्प को कम कर लीजिए, छांट छांट के, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। इसलिए बहुत चीज़ आपको ऐसा होगा कि 4-5 चीज़ दिया हुआ, उसमें 3 जानते 2 नहीं जानते, फिर भी आंसर बन जाता है। खासकर आप यूपीएससी के पेपर में देखते होंगे। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदरो, कुटदीजी कहाँ है? पाकिस्तान में है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थल पाकिस्तान में स्थित है। ये सब सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जो आधुनिक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली है।
मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1920 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में की गई थी। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। चन्हू सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पाक का पुरातात्विक स्थल है। कुटदीजी पाकिस्तान में सिंधु प्रांत के दक्षिण में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो आप जान गए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हू और कुटदीजी ये पाकिस्तान में था, जो विकल्प में था उससे बात कर रहे हैं। आलमगीरपुर प्रभास पाटन भारत में है। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। यह गलत है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। यह गलत है। देखिए गलत कैसे है, पहले इसको समझिए। मान लीजिए ये सूर्य है, ये ग्रह है, मान लीजिए। तो सूर्य का जो नज़दीक का ग्रह होगा उसमें सौर पवनें जो चलती है तो यहाँ जो धूल कणें हट जाता है और सिर्फ मजबूत पदार्थ बच जाता है। तो यहाँ लिखा हो सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है कि तरल पदार्थ उड़ जाएगा। सौर पवनों से यहाँ जो गैस है वो हट जाता है। तो यहाँ जो ग्रह है मजबूत है, मजबूत ग्रह है, तो यह विकल्प गलत है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता चला जाता है, यह भी गलत है। जान लीजिए। आगे बढ़िए। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है, यह सही है। आगे, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि घटती चली जाती है, ये गलत है। देखिए ग्रह है, ये सूर्य है, मान लीजिए ये ग्रह है। अब मान लीजिए जो परिक्रमा करेगा जिसकी अवधि बढ़ जाएगी ना, इसकी अवधि कम होगी, तो यह गलत है, सही है। तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती चली जाती है। जो दूर ग्रह होगा उसकी परिक्रमा करने की अवधि क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में जैसे जैसे कोई ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती चली जाती है। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो दोस्तों पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर प्रभावित होती है, गलत है। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है, जिसको हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं, यह सही है। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर तरफ प्रभावित होती है, यह गलत है। इसका विकल्प हो जाएगा 3। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। यह मानसून पवन द्वारा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर के सघन बनाती है, यह सही है। पवन सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है, यह गलत है। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति होती है, ये भी कारण नहीं है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों के अधिक अनुभव करता है, यह भी गलत है। उत्तर हो जाएगा तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि मृत सागर में नमक की मात्रा अधिक होती है। नमक की मात्रा अधिक होने के कारण ही उसको मृत सागर कहा जाता है। उसकी सघनता बढ़ जाती है ताकि तब आदमी जो है डूब नहीं पाता, आदमी को जल ऊपर ही उठा के रखता है, तो तैरना आसान हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सागरीय जल के भार तथा उसमें घुले हुए लवणीय पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। सागरीय जल में लवणों की
मात्रा सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है, जिससे सागर सघन बनता है। यही कारण है कि मृत सागर में तैरा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार्य है? दोस्तों, प्रदूषण वाला हवा लेते हैं तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा, आदमी का जीवन खत्म हो जाएगा। तो यह अधिकार जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। सर्वोच्च न्यायालय ने AIR 1987 SC 1086 के बाद में संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या की कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का मौलिक अधिकार है। मतलब प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का मौलिक अधिकार है, मतलब जीवन से संबंधित है। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।